Hey guys, welcome to Humanities Lover. Now, I have already covered this chapter. बहुत ही क्रिस्टल क्लियर मैनर में मैंने आपको समझाया है इस चैप्टर को, किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। इस वीडियो में बेसिकली हम MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 1 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर मैं आपको 20 क्वेश्चंस दिखाऊंगा। वैसे मैं हर वीडियो में 15 क्वेश्चन पूछता हूँ MCQ वीडियो में, लेकिन ये चैप्टर बड़ा था इसलिए मैं 20 क्वेश्चन आपसे आस्क करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। एक काम ज़रूर करना, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और क्या करना, जब भी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा उसको अटेम्प्ट करना और उसका आंसर अपनी कॉपी में लिखना। उसके बाद जब मैं आंसर दिखाऊंगा क्रॉस चेक करना। और दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि यहाँ पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा कि मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया फिर 10 सेकंड दूंगा। यहाँ पर आप क्वेश्चन को पॉज करो, जब भी क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन को पॉज करना, खुद से माइंड में आंसर या उसका आप रिमेंबर कर सकते हो या फिर नोटबुक में उसका आंसर लिख सकते हो। उसके बाद क्रॉस चेक करके अपने आप को मार्क्स देना और एट लास्ट जो स्कोर होगा उसको नीचे कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। मुझे भी अच्छा लगेगा बिकॉज मैंने बहुत हार्ड वर्क करके PPT आपके लिए बनाई है और मैंने हर जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन उठाया है। और मैं यहाँ पर ये बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर रहा कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ये जस्ट जो क्वेश्चन है आपकी जस्ट प्रिपरेशन के लिए है कि अगर आपने ये चैप्टर पढ़ रखा है तो आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और इसी काइंड ऑफ क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही, ठीक है। सो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर? सो आपको यहाँ पर बताना है हु फाउंडेड द मुगल एम्पायर। सो अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बाबर। सो आप क्या करो, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखो कॉपी में और उसके बाद उसका ऑप्शन लिखो, आफ्टर दैट क्रॉस चेक। सो द आंसर इज बाबर। सो बाबर फाउंडेड द मुगल एम्पायर आफ्टर द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुआ था। किसके बीच में? बाबर के बीच में और इब्राहिम खान लोधी के बीच में। बाबर ऑब्वियसली यहाँ पर जीत जाते हैं और मुगल एम्पायर सेट ऑफ करते हैं 1526 में। ओके, सो हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर? बाबर। बाबर इज द आंसर। सेकंड क्वेश्चन, नेम द 2 मुगल क्रॉनिकल्स विद देयर लैंग्वेजेस। यहाँ पर हमने क्रॉनिकल्स देखी थी। क्रॉनिकल्स बाय द वे काइंड ऑफ बुक होती हैं जो कि मुगल एम्पायर के जो किंग्स थे उन्होंने लिखवाई थी और खुद भी लिखी थी। इसी से हमें इंफॉर्मेशन मिली है मुगल एम्पायर की। तो आपको कोई भी 2 क्रॉनिकल बतानी है और साथ में उसकी लैंग्वेज भी आपको बतानी है। सो यहाँ पर आप कोई भी क्रॉनिकल बता सकते हो। यहाँ पर मैं 2 क्रॉनिकल आपके लिए लेकर आया हूँ, अकबरनामा एंड बाबरनामा। सो अकबरनामा पर्शियन में लिखी है और बाबरनामा पहले लिखी तो टर्किश में थी, लेकिन बाद में अकबर ने क्या कराया, उसको पर्शियन में कन्वर्ट करा दिया। क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि इनिशियली क्या थी, क्रॉनिकल्स की लैंग्वेज टर्किश थी, लेकिन बाद में अकबर ने पर्शियन में चेंज कर दी उस लैंग्वेज को। सो उन्होंने ये काम और किया था, वो ये था कि जो बाबरनामा बाबर ने लिखी थी टर्किश लैंग्वेज में, उसको उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट कराया था। तो अगर आप यहाँ पर लिख देते हो बाबरनामा लिखी है पर्शियन लैंग्वेज में, लेटर बाद में पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गई और शुरू में टर्किश में थी, तो भी आपका आंसर सही होगा। आप कोई भी एक लिख सकते हो, लेकिन आपको मेंशन करना होगा कि पहले किस लैंग्वेज में थी। और भी आप नामास को यानी क्रॉनिकल्स को मेंशन कर सकते हो, जैसे कि आलमगीर नामा, जहांगीर नामा, बादशाह नामा। ओके, और इनके साथ में आपको राइटर्स भी पता होने चाहिए एंड लैंग्वेज ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक। डैश वॉज अ फॉर्म ऑफ सेरिमोनियल सैल्यूटेशन ड्यूरिंग मुगल रूल in which the courtier placed the palm of his right hand against his forehead and bent his head। मैंने बाय द वे आपको ये बताया था कि कुछ फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन थी मुगल कोर्ट के अंदर। तो आपको ये कौन सी सैल्यूटेशन है उसका नाम बताना है, जिसमें क्या करना होता था, कोई भी कोर्टियर आया है उसको क्या करना होता था, अपना जो पाल्म है, राइट हैंड का जो पाल्म है उसको जमीन पे रखना होता था। यहां पर देखो, आपको यहां पर ये बताना है, सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डैश वॉज अ फॉर्म ऑफ सेरिमोनियल सैल्यूटेशन ड्यूरिंग मुगल रूल इन विच द कोर्टियर प्लेस द पाल्म ऑफ हिज राइट हैंड अगेंस्ट हिज फोरहेड एंड बेंट हिज हेड। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन थे मुगल एम्पायर के अंदर। सो कोई भी कोर्टियर आता था तो उनको डिफरेंट फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन परफॉर्म करने होते थे।
तो ये कौन सा सैल्यूटेशन था, फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन, जिसमें क्या करना होता था, जो कोर्टियर आता था उसको जो अपना पाल्म है राइट हैंड का, उसको अपने माथा जो है फोरहेड उसके आगे रखना होता था और अपने हेड को बेंड करना होता था। आपने देखा होगा, आप कर भी सकते हो। आप पहले स्ट्रेट खड़े हो जाइए, उसके बाद जो अपना पाल्म है, हथेली है राइट हैंड की, उसको आगे करके अपने माथे के पास एकदम झुका लो और अपना जो बैक है उसको भी बेंड कर लो। तो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। कुछ इमेजेस में यहाँ पर नहीं दिखा सकता आपको बिकॉज कॉपीराइटेड होती हैं। सो आपको इसका नाम बताना है, ठीक है। सो द आंसर इज कॉर्निश। जी हाँ, कॉर्निश एक फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन था जिसमें कोर्टियर को अपना पाल्म, राइट हैंड का पाल्म क्या करना होता था, फोरहेड के अगेंस्ट रखना होता था और अपने बैक को बैंड करना होता था। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द स्टाइल ऑफ राइटिंग रिटन विद लॉन्ग हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स लाइक्ड बाय अकबर। क्रॉनिकल्स के अंदर डिफरेंट कैलीग्राफीज को यूज किया जाता था, मतलब स्टाइल ऑफ राइटिंग को। तो अकबर की कौन सी फेवरेट स्टाइल ऑफ राइटिंग थी जिसमें लॉन्ग हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक से उसको लिखा जाता था। आप स्क्रीन पर इमेज भी देख सकते हो, काइंड ऑफ इस तरह की होती थी। ओके, सो उसका आपको स्टाइल ऑफ राइटिंग का नाम बताना है। सो इट वॉज नस्तालिक। रिमेंबर दिस पॉइंट, मेक श्योर। सो क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द एस्पेक्ट विच डू नॉट रिलेट टू द मुगल सैल्यूटेशन। सो एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया है कॉर्निश वाला मुगल सैल्यूटेशन से, वैसे ही जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन थे, जमीन बॉस, चाहर तस्लीम, इनसे भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स करके। सो यहाँ पर मुगल सैल्यूटेशन से एक और क्वेश्चन आया है। यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट यहाँ पर आपको इसमें ये बताना है कि कौन सी जो यहाँ पर पॉइंट्स नीचे लिखे हैं वो मुगल सैल्यूटेशन से रिलेट नहीं करते, ठीक है। तो ऑप्शंस बारी बारी देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इट शोज एक्सेप्टेंस ऑफ द अथॉरिटी। ओके, सेकंड यहाँ पर है स्पेशल म्यूरिट्स अपॉइंटेड फॉर सैल्यूटेशन, चाहर तस्लीम वॉज अ मॉड ऑफ इट, और फोर्थ है सिजदा वॉज वेरी पॉपुलर फॉर्म ऑफ इट। तो अगर आपने पढ़ रखा है सैल्यूटेशन तो आपको आंसर मिल गया होगा। देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इसमें यह है कि एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी थी। हाँ, जो अथॉरिटी थी उसको हमें काइंड ऑफ दिखता था कि हाँ सैल्यूटेशन से अथॉरिटी किंग की दिखाई देती है कि वो कितने बड़े हैं, सैल्यूटेशन हो रही है उनके सामने। यहाँ पर सी ऑप्शन अगर आप देखोगे तो चाहर तस्लीम एक मोड था, टाइप ऑफ सैल्यूटेशन था, हमने देखा था, और सिजदा भी था। सो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो बी है इसका आंसर, क्योंकि ये कहीं से भी रिलेट नहीं करता मुगल सैल्यूटेशन से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्पेशल मूरिट्स को अपॉइंट नहीं किया जाता था सैल्यूटेशन के लिए। मैंने आपको ऐसा कुछ नहीं बताया था अपनी वीडियोस में। यहाँ पर मूरिट्स का मतलब वो लोग होते हैं, पीर होते हैं, वो जो स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं जो गाइड करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, गिव द मीनिंग ऑफ झरोका दर्शन। सो झरोका दर्शन का मीनिंग बताना है। ये तो बहुत सिंपल है, अगर आपने समझ रखा है स्टोरी की तरह तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। यहाँ पर जो मैं आंसर आपको दिखाऊंगा जरूरी नहीं है आप बुकिश लैंग्वेज को ही लिखोगे, बल्कि आपको तो अपनी लैंग्वेज में ही लिखना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। ओके, सो यहाँ पर झरोका दर्शन वॉज द अपीयरेंस ऑफ द किंग ऑन अ स्मॉल बालकनी फेसिंग द ईस्ट so that the crowd of people can have a glimpse of emperor. It was introduced by अकबर। इस सिस्टम को अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ पर जो लोग थे वो क्या करते थे, एम्परर यहाँ पर बालकनी में आते थे, ईस्ट की तरफ फेस करते थे, और लोग पहले से उनका इंतजार करते थे उनके दर्शन के लिए। सो लोग जो भी आते थे, आर्टिशन, वुमेन, सिख लोग, चिल्ड्रन, जितने भी सारे लोग आते थे उनका दर्शन करते थे, ठीक है। सो ये था झरोका दर्शन। क्वेश्चन नंबर 7, साइट वन रीजन वाई अकबर अपॉइंटेड अबुल फजल टू राइट अकबरनामा। नाउ देखो, अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी है पर्शियन लैंग्वेज में। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है, अकबर ने अबुल फजल को ही क्यों अपॉइंट किया अकबरनामा लिखने के लिए? कुछ रीजन होगा, वो आपको बताना है। सो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी के बारे में। रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी के अंदर रूल ये है कि जो लोग मुस्लिम होते हैं उनको ह्यूमन जो फॉर्म है उसको पेंटिंग में नहीं मेंशन करना होता। इट मीन्स अपनी जो इमेज है कि हम क्या कर रहे हैं, किंग जो है किसी को गिफ्ट दे रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, उसको पेंटिंग में बनाना मना है। लेकिन जो अबुल फजल थे वो क्या थे, एक इंडिपेंडेंट थिंकर थे, और वो और अकबर दोनों क्या थे, इस रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी के जो व्यूज थे जो मैंने आपको अभी बताया है कि मेंशन करना किंग की इमेज को या फिर ह्यूमन इमेज को इन द पेंटिंग ये मना है, उसके अगेंस्ट में थे। सो जो व्यूज थे अकबर के और अबुल फजल के वो दोनों मैच करते थे, इसलिए अकबर ने अबुल फजल को बुलाया अकबरनामा लिखने के लिए।
और आपको ये भी पता होगा कि अकबरनामा में काफ़ी पेंटिंग्स देखने को मिली हैं जिसमें अकबर के चित्र हैं और भी उनके डिफरेंट कामों करते हुए चित्र हमें देखने को मिलते हैं। सो ये जो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी थी उसके अगेंस्ट थे ये दोनों, यही यहाँ पर रीज़न है। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एन अकबारी। सो आपको एन अकबारी से रिलेटेड यहाँ पर देखनी है। इट वॉज कंप्लीटेड इन 1598। इट वॉज द सेकेंड बुक इन द 3 पार्ट्स ऑफ द अकबरनामा। सी यहाँ पर ऑप्शन है एन अकबारी इज मेड अप ऑफ 5 वॉल्यूम्स। सो आपको यहाँ पर ये बताना है कि इनमें से जो कौन सी स्टेटमेंट्स अबव है वो एन अकबारी से रिलेटेड ट्रू है, सही है। सो देखो, बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि जो अकबरनामा थी उसके अंदर उसको 1520 एन अकबारी 1528 में कंप्लीट हो गई थी और ये 5 वॉल्यूम्स में डिवाइडेड थी, ये भी इंफॉर्मेशन सही है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो अकबरनामा की सेकंड बुक नहीं थी, ये थर्ड बुक थी। आपको ये पता होगा कि अकबरनामा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो जो पार्ट 3 थी अकबरनामा की वो थी एन अकबारी। सो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है वो बी तो इनकरेक्ट है। सो यहाँ पर जो भी यहाँ पर बी आ रहा है कहीं भी लिखा हुआ वो तो इनकरेक्ट है और ए भी नहीं है। सो यहाँ पर ऑप्शन आपके लिए है ए एंड सी। ऑप्शन ए एंड सी करेक्ट है। आप देख लो ए ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पर आप याद भी कर सकते हो, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी बन सकता है। एन अकबारी को 1598 में कंप्लीट कर दिया गया था बनाकर और ये 5 वॉल्यूम्स में डिवाइडेड है। और आप यहाँ पर भी पॉइंट मेंशन कर लो इस चीज़ को कि ये जो अकबरनामा के बारे में मैंने आपको बताया था उसकी जो पार्ट है वो पार्ट 3 है, ठीक है। पार्ट 3 है एन अकबारी अकबरनामा की, ठीक है। अकबरनामा इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एंड पार्ट 3 इज एन अकबारी, नॉट 2। क्वेश्चन नंबर 9, डैश वॉज द अदर नेम ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ मुगल एम्पायर हु लुक्ड आफ्टर द एलोकेशन ऑफ वेरियस रिसोर्सेज। अब जैसे इंडिया के अंदर या फिर वेरियस कंट्रीज के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, उनका फाइनेंस से रिलेटेड वर्क होता है, टैक्स पॉलिसी देखना और भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को मैनेज करना। वैसे ही मुगल एम्पायर के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता था, लेकिन उनका दूसरा नाम क्या था। यहाँ पर बहुत लोग यहाँ पर राजा टोडरमल को मेंशन कर देंगे जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे ड्यूरिंग द रियन ऑफ अकबर। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये क्या पूछ रहे हैं, अदर नेम ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। सो यहाँ पर आपको बताना है आंसर दीवाने अला। ओके, दीवाने अला उनकी लैंग्वेज में, हमारी लैंग्वेज में फाइनेंस मिनिस्टर, लेकिन अगर हम उनका एम्पायर पढ़ रहे हैं तो हमें उनकी लैंग्वेज में ही पढ़ना होगा। दीवाने अला इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय अब्दुल हामिद लाहौरी। सो इनमें से कौन सी बुक अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखी है। बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि जब भी मैंने एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की थी अपने चैप्टर की 4 वीडियोस में, हर वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन पूछा है। सो आपके पास 20 क्वेश्चन इस वीडियो में, 4 वहां पर, 24 क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर हो गए हैं, ठीक है। और अगर मेरे को पॉसिबल रहा तो मैं वो क्वेश्चंस जो मैंने वहां पर पूछे थे चारों वीडियोस में वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। सो 24 क्वेश्चन आप यहाँ पर इंजॉय कर सकते हो और आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। सो यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 10 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय अब्दुल हामिद लाहौरी। सो कौन सी बुक उन्होंने लिखी है, अकबरनामा, जहांगीरनामा, आलमगीरनामा, बादशाहनामा। सो द करेक्ट आंसर इज बादशाहनामा, ठीक है। सो बादशाहनामा है जो किसने लिखी है, अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मुगल क्रॉनिकल्स। सो आपको मुगल क्रॉनिकल्स में से आपको ये स्टेटमेंट्स जो नीचे लिखी हैं कंसीडर करनी है और यहाँ पर ये बताना है कि इनमें से कौन सी करेक्ट है। सो फर्स्ट यहाँ पर क्या है, बाबर रोट हिज मेमोरीज इन पर्शियन लैंग्वेज। सेकेंड ऑप्शन, मुगल कोर्ट क्रॉनिकल्स वर रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज। थर्ड, अकबर्स फेवरेट स्टाइल ऑफ राइटिंग वॉज नस्तालिक। सो यहाँ पर इनमें से ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। सो यहाँ पर देखो, बाबर ने अपनी मेमोरीज को पर्शियन लैंग्वेज में बिल्कुल भी नहीं लिखा था, वो तो अकबर ने कन्वर्ट कराया था जब उन्होंने लैंग्वेज चेंज कर दी थी टर्किश टू पर्शियन। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सो इसका मतलब जहां भी बन आ रहा है वो तो ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अब आपके पास 2 और ये भी इनकरेक्ट हो गया। सो अगर आपको इतना भी नहीं पता कि अकबर का फेवरेट स्टाइल क्या था या फिर दूसरा ऑप्शन, तो भी आप आंसर यहाँ पर ट्रिक को यूज करके बता सकते हो। सो ऑप्शन 2 एंड 3 करेक्ट है। इट मीन्स यहाँ पर जो मुगल क्रॉनिकल्स थी वो पर्शियन लैंग्वेज में लिखी जाती थी और अकबर का जो फेवरेट स्टाइल ऑफ राइटिंग था वो था नस्तालिक, ठीक है। अभी हमने कवर भी किया है ये। क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन दीवाने खास। सो दीवाने खास आपको डिफाइन करना है ये क्या था, ठीक है। बहुत मैंने अच्छे से बताया था
झरोका दर्शन के बाद 2 मेन बिल्डिंग्स में जाते थे किंग अपने बिजनेस को परफॉर्म करने। सो उनमें से था एक दीवाने खास। So it was a kind of private audience hall where king discussed confidential matters, tax official presented their reports, king viewed the work of architect। तो यहाँ पर क्या था कि जो एक काइंड ऑफ ये दीवाने खास पब्लिक ऑडियंस हॉल था जहाँ पर किंग्स क्या करते थे, कॉन्फिडेंशियल मैटर्स को डिस्कस करते थे, वेरियस टॉपिक्स पे डिबेट करते थे। जो लोग है, जनता है, वो आती थी उनके पास, वो अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के। टैक्स ऑफिशियल क्या करते थे, अपनी रिपोर्ट्स को प्रेजेंट करते थे। और किंग क्या करते थे, कोई भी फॉर एग्जांपल बिल्डिंग बन रही है उसको वहाँ पर देखते थे, चेक करते थे कि कितनी बिल्डिंग बनी है पेपर वर्क में। और भी वेरियस पेपर वर्क्स होते थे रिलेटेड टू आर्किटेक्चर। वहाँ पर वो देखते थे कि बिल्डिंग किस तरह से बन रही है और उसमें क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी किंग की, वो वहाँ पर वो परफॉर्म करते थे इन द दीवाने खास। क्वेश्चन नंबर 13, डैश वॉज अ बॉर्न ऑफ कॉन्टेंशन बिटवीन सैविड्स एंड मुगल्स। यहाँ पर जब मैंने आपको इंटरनेशनल रिलेशन बताए थे मुगल एम्पायर के विद द नेबरिंग एम्पायर्स, तो मैंने आपको ये बताया था कि एक प्रॉब्लम थी, एक चीज को लेकर के, एक जगह को लेकर के वॉर हुई थी सैविड्स और मुगल के बीच में। और इसमें मुगल हार गए थे। और जो प्लेस यहाँ पर आंसर है, वो जो प्लेस है वो चली गई थी सैविड्स के पास। तो किस प्लेस को लेकर के कॉन्टेंशन था, एक वॉर थी बिटवीन द सैविड्स एंड द मुगल्स। सो द करेक्ट आंसर इज कांधार। ओके, सो कांधार इज अ प्लेस लोकेटेड इन अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 14, हु डिस्क्राइब पेंटिंग एज अ मैजिकल आर्ट। सो किसने डिस्क्राइब किया है पेंटिंग को एज अ मैजिकल आर्ट, किसने बोला है ये? अब्दुल हामिद लाहौरी, बाबर, अबुल फजल, गुलबादन बेगम। सो आपको बताना है। अबुल फजल जिन्होंने डिस्क्राइब किया है पेंटिंग को मैजिकल आर्ट, उन्होंने ये बोला है कि मेरे अकॉर्डिंग मैजिकल आर्ट है पेंटिंग। मैंने आपको जैसा कि बताया था कि रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी के अगेंस्ट थे बाबर एंड अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर। सो 4 मेन कैपिटल्स थी, मेन नहीं, यही 4 कैपिटल्स थी पूरे मुगल एम्पायर जब तक चला था, जब तक 4 मेन कैपिटल थी। लेकिन ये जो स्टेट नीचे ऑप्शंस है, इनमें से कौन सी कैपिटल नहीं रही कभी भी? तो ऑप्शंस आर लाहौर, शाहजहानाबाद, आगरा एंड बॉम्बे। सो यहाँ पर लाहौर कैपिटल थी, ओके, शाहजहानाबाद भी, आगरा भी। यहाँ पर बॉम्बे कभी भी कैपिटल नहीं रही थी ऑफ द मुगल एम्पायर एनी टाइम, ठीक है। सो यहाँ पर बॉम्बे की जगह कौन सी कैपिटल थी? फतेहपुर सिकरी, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बॉम्बे, विच वॉज नॉट द कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर एनी टाइम। क्वेश्चन नंबर 16, हु इंट्रोड्यूस सुल्की कुल पॉलिसी। सो जो सुल्की कुल पॉलिसी थी उसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? बाबर ने, जहांगीर ने, हुमायूं ने, अकबर ने? दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए। सुल्की कुल पॉलिसी बाय द वे अकबर ने स्टार्ट की थी। और ये पॉलिसी के अंडर ये था कि जितने भी रिलीजन है उनको इक्वल ट्रीटमेंट दी जाएगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया जाएगा। बट यहाँ पर एक कंडीशन रहेगी कि ये आपस में फाइट नहीं करेंगे रिलीजन को लेकर के, और जो किंग की अथॉरिटी है उसको भी डैमेज नहीं करेंगे, किंग के अंडर वर्क करना होगा इनको। क्वेश्चन नंबर 17, क्रॉनिकल्स वर परफॉर्म्ड इन। सो जो क्रॉनिकल्स थी यहाँ पर परफॉर्म की जगह मैं रिटर्न लिख देता तो अच्छा रहता थोड़ा, लेकिन ये वर्ड भी ठीक है। क्रॉनिकल्स जो थी उनको किस जगह रिटर्न किया जाता था, लिखा जाता था? ऑप्शन है मुगल कोर्ट, किताब खाना, दीवाने खास, दीवाने अम। सो यहाँ पर मुगल कोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। मुगल कोर्ट में तो जस्ट यहाँ पर मेन काम होता था, ठीक है। और यहाँ पर यस, दीवाने खास इज द, सॉरी, किताब खाना इज द करेक्ट आंसर। दीवाने खास भी नहीं है, दीवाने आम भी नहीं है, ठीक है। किताब खाना यहाँ या फिर यहाँ पर मुगल लाइब्रेरी भी आ सकती है लिखने को ऑप्शन में। सो किताब खाना एक प्लेस थी, एक लाइब्रेरी थी जहाँ पर जो पुरानी लिखी हुई क्रॉनिकल्स के उनको रखा जाता था क्रॉनिकल्स को, और जो बनाई जा रही हैं उनको बैठकर वहाँ पर थ्रू द विद द हेल्प ऑफ राइटर्स लिखा जाता था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि डिफरेंट लोग इन्वॉल्व होते थे क्रॉनिकल्स को बनाने में, जैसे कि कोई पेंटिंग वहाँ पर बनाएगा, कोई वहाँ पर चीज़ों को लिखेगा, बाइंडिंग करेगा, बुक की कवर बनाएगा, ये सारे लोग। क्वेश्चन नंबर 18, जजिया वॉज रिमूव्ड इन। सो जजिया वॉज अ काइंड ऑफ टैक्स, जो कि टैक्स एक काइंड ऑफ टैक्स था, ठीक है, जो कि नॉन मुस्लिम पे लगता था। ऐसा डिस्क्रिमिनेशन मान के अकबर ने इसको रिमूव कर दिया था। आपको ये बताना है कब किया था। ऑप्शन आपके सामने है 1560, 1562, 1564, 1563। सो द करेक्ट आंसर इज 1564। और एक टैक्स ऑन पिलग्रिमेज भी था, ठीक है। कोई भी अगर नॉन मुस्लिम पिलग्रिमेज कर रहा है अपनी टेम्पल्स में या फिर गुरुद्वारा वगैरह में कोई भी जा रहा है, ठीक है, कोई भी मतलब नॉन मुस्लिम्स,
सो उन पर टैक्स लगता था, उसको भी रिमूव किया था। उस टैक्स का नाम था टैक्स ऑन पिलग्रिमेज। कब किया था उसको? 1563 में, और जजिया को 1564 में। मेक श्योर टू रिमेंबर दिस टू टैक्स। क्वेश्चन नंबर 19, द टाइटल मिर्जा राजा वॉज अकॉर्डेड बाय औरंगजेब टू हिज विच टू हाई रैंकिंग ऑफिसर्स। तो जो टाइटल मिर्जा राजा था वो एक टाइटल था, औरंगजेब ने वो किस अपने दो ऑफिसर्स को दिया था जो कि हाई रैंकिंग थे? सो द करेक्ट आंसर इज जय सिंह एंड द जसवंत सिंह। इन दोनों को उन्होंने दिया था, ये उनके दो ऑफिसर्स थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, द हेड ऑफ द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज। जब यहां पर मैंने आपको बताया था प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक, तो मैंने आपको यह बताया था कि जो भी प्रोविंसेस होते थे, स्टेट्स होते थे अंडर मुगल एम्पायर, उनका हेड कौन होता था और जिसको वर्क करना होता था अंडर द किंग। सो द करेक्ट आंसर इज गवर्नर। जी हाँ, गवर्नर जो थे, प्रोविंसेस जो भी स्टेट्स होते थे उनके हेड होते थे, उन्हें टाइम टू टाइम क्या करना होता था? रिपोर्ट्स को सबमिट करना होता था, और किंग के अंडर वो वर्क करते थे। हमारे इंडिया में अब जो स्टेट्स हैं उनमें चीफ मिनिस्टर और गवर्नर दोनों होते हैं। सो यहाँ पर हमने देखे 20 क्वेश्चंस। डोंट फॉरगेट टू राइट योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो आप वरी मत करना, वरिंग विल नेवर चेंज योर आउटकम। आप जस्ट क्या करो, दोबारा से मेरी वीडियोस को देखो या फिर डिफरेंट वीडियोस, और आपके पास और भी सोर्सेज होंगे। ठीक है, आप अपनी फिर से बुक को रीड कर सकते हो, एनसीईआरटी को, उसके बाद फिर से अटैम्प्ट करो। आपको मैं पक्का कहता हूँ इतना हार्ड नहीं है, आप अच्छे से कर लोगे और आपके अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। सो आई होप आपको पूरे जो एमसीक्यूज हैं अच्छे लगे होंगे। सो राइट नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।